आज की क्लास में हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे गुप्त काल में बिहार। इंपॉर्टेंट रहेगी बिहार के दृष्टि से अगर आप देखते हो तो, क्योंकि गुप्तों से कभी कभी प्रश्न सीधे सीधे उनके अभिलेख वगैरह से प्रश्न पूछ देते हैं। ठीक है। तो मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घ काल तक भारतवर्ष में किसी एक वंश के शासन के अधीन नहीं आ सका, क्योंकि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल जो शुरू होता है तो उसमें कोई भी ऐसा सशक्त शासक जो था भारत को नहीं मिला। ठीक है, कनिष्क मिला था, लेकिन कनिष्क के बाद के शासक जो थे वो उतने कैपेबल नहीं थे। ठीक है। इसी कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया। लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक व्यवस्था के अधीन कर विज्ञान, गणित, वाणिज्य, खगोल विज्ञान, साहित्य, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में चतुर्दिक विकास किया। ठीक है। इसी की वजह से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे गुप्त काल में विज्ञान में भी विकास होगा, गणित के क्षेत्र में विकास होगा, वाणिज्य में भी विकास होगा, खगोल में भी खगोल विज्ञान में भी विकास होगा, साहित्य, धर्म, दर्शन सब में विकास होता है। इसी वजह से गुप्त काल को क्या कहा जाता है, क्या बताएंगे? तो भारत का स्वर्ण क्या काल। कहते हैं गुप्त काल को? तो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, पूछ देता है गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में। ठीक है। तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखो, कौशाम्बी जो है यहीं से मतलब गुप्त का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ यहीं पे होता है। और गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार था। यहां से प्रश्न पूछा जाता है गुप्त किसके सामंत थे? ठीक है, गुप्त जो थे बिल्कुल। किसके सम्राट से? तो क्या कुषाणों बताएंगे? कुषाणों समन। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो गुप्त जो थे सामंत कुषाणों मतलब। के सामंत थे। ठीक है। हाँ, अभी हम आ रहे हैं उस सामंत। पे। ठीक है। सामंत क्या होता है? तो सामंत आप देखना है यहाँ पे, सामंत क्या होता है तो ध्यान में रखिए, सामंत जस्ट लाइक एक जमींदार होता है। ठीक है। लेकिन भारत के संदर्भ में सामंत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। सामंत जो है से यूरोपियन कॉन्सेप्ट से उठाया गया शब्द, मतलब एक शब्द है। सामंत का मतलब क्या होता है? जैसे गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे, डेट में कुषाण जो थे इनको क्या करते थे, भूमि जो था गुप्तों के पास रही होगी। ठीक है। अब भूमि के ऊपर रेवेन्यू जो जनरेट जो होता है, गुप्त गुप्त जो थे उस रेवेन्यू से अपना काम चलाते थे। बदले में कुषाण को क्या देंगे? तो बदले में कुषाण को सेना देंगे। ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी का सामंत है तो डेट मीन्स वो भूमि का स्वामी है, लेकिन भूमि तो किसका है? राजा का भूमि है। लेकिन कौन जो सामंत है उस भूमि का प्रयोग कर रहा है, तो उसके बदले में राजा उससे क्या अपेक्षा करता है? तो ठीक है, तुम भूमि का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन भूमि से जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उससे तुम क्या करो? अपना भी खर्च चलाओ और साथ में एक सेना रखो। ठीक है, और सेना को भी खर्च चलाओ। ठीक है, उसके बाद उस सेना की जब हमें आवश्यकता होगी तो हमारे मदद के लिए उस सेना को भेजो। मतलब एक एक शासक का कई सामंत हुआ करते थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, ये एक्स्ट्रा जब पैसा होता है तो क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे कोई भूमि है और वहां से आमदनी हो रही है 100 रुपया की। ठीक है। 80 रुपया उसने 70 रुपया सेना के ऊपर खर्च हो जा रहा है किसी सामंत का, 20 रुपया उसका खर्च है, 10 रुपया और बच रहा था। ये 10 रुपया जो होता था वो जो शासक जो था जिसका सामंत था वहां पे उनको वापस मतलब क्या करना होता था, देना होता था। डेट मीन सिंपल सी बात है, उस समय के राजा के पास अपनी एक बहुत बड़ी अस्थाई सेना नहीं होती थी। दो तरीके सेना होती थी, अस्थाई होती थी, अस्थाई होती थी। ठीक है। अस्थाई सेना हमेशा स्टैंडिंग आर्मी होता था जो कि राजा के पास रहता था। एक सेना होती थी अस्थाई सेना, और सामंतों के पास जो सेना जो थी वो अस्थाई सेना थी। जब युद्ध वगैरह होता था तो वो सेना उनको जरूरत पड़ती थी तो उस सेना को बुलाया जाता था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही सामंत है। हालांकि सामंत शब्द जो है यूरोप में यूज होता है, यहाँ पे नहीं होता भारत में। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता का पुनः स्थापित करने का श्रेय जो था गुप्त वंश को जाता है, ध्यान में रखना है। गुप्त वंश की बात करेंगे तो गुप्त वंश का संस्थापक जो थे उनको श्री गुप्त को माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक जो है श्री गुप्त नहीं है। ठीक है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ी। ठीक है, मतलब अंतिम समय में उत्थान कब हुआ? चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो उत्तरार्ध का मतलब अंतिम। ठीक है, मतलब तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन इसका उत्थान, ठीक है, कब हुआ? तो चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब शुरुआत में। इस वंश के शासकों का विवरण जो दिया हो उसके बारे में हम देखेंगे।
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो श्रीगुप्त जो है, गुप्त वंश की स्थापना 275 में किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, यह प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जिसको लिखने का श्रेय हरिसेन को जाता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्राग प्रशस्ति लिखने का श्रेय हरिसेन को जाता है। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, ठीक है, जो किसी राजा के प्रशंसा में लिखा गया होगा उसको प्रशस्ति बोलते हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त का दरबार में रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरिसेन, ठीक है, उन्होंने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें क्या था, तो दरबार में रहने वाला व्यक्ति अगर प्रशस्ति लिखेगा तो जाहिर सी बात है राजा के बारे में अच्छे अच्छे चीजों को बताएगा। ठीक है, तो उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी जिसमें से सारे गुप्त शासकों के बारे में आपको जानकारी आराम से मिल जाती है, हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ। प्रशस्ति का मतलब सिंपल शब्द होता प्रशंसा, प्रशंसा पत्र होता जो कि राजा लिखवाते थे, और वही साक्ष्य के रूप में है जहां से गुप्त वंश के बारे में आपको जानकारी आपको मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार ही पता चलता है श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के क्या थे? फाउंडर थे, ध्यान में रखना है। और श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा उसके पूर्व में सारनाथ क्षेत्र पे 240 से लेकर 280 तक शासन किया था। ठीक है, ये सबके सब क्षेत्र जो है यूपी के ही है। ठीक है, श्रीगुप्त के पश्चात उनका पुत्र जो था जिनका नाम था घटोत्कच, वो उसने मतलब शासक किया, और उसने 280 से लेकर 319 ईस्वी तक क्या किया? उन्होंने शासक किया घटोत्कच ने। ठीक है, जो कि किसके पुत्र थे? श्रीगुप्त के थे। ठीक है, अब ध्यान में, घटोत्कच किनका पुत्र था? श्रीगुप्त का पुत्र था। कब तक शासक किया? तो 280 से लेकर 319 अपने पिता के बाद। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ये पहला शासक जो था घटोत्कच, जो कि महाराज की उपाधि धारण किया था। आगे चल के महाराजा धीराज वगैरह की उपाधि जो थी गुप्त शासक बहुत अधिक धारण करेंगे। ठीक है, और प्रभावती गुप्त के पूना तथा रिद्धपुर त्रामपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया, लेकिन गुप्त वंश के जो फाउंडर जो थे, ध्यान में रखना, श्रीगुप्त ही थे। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता, प्रयाग प्रशस्ति जो है उसका संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से है। और रुद्रपुर त्रामपत्र अभिलेख का संबंध जो है, ध्यान में रखना है, तो इनका संबंध जो है किससे है? तो प्रभावती गुप्त से है। ठीक है, प्रभावती गुप्त कौन थे उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंशावली में सबसे पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है, इसलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है बहुत जगह पे चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है। ठीक है, अगर वास्तविक लग जाएगा तो आपका उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, क्योंकि पहला स्वतंत्र शासक था। ठीक है, अगर पूछेगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ध्यान में रखना श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त श्रीगुप्त तो ये पहला स्वतंत्र शासक था, इसलिए इनको गुप्त वंश का पहला शासक भी मानते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? गुप्त वंश का क्या बोलते हैं उसको? वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। पुराण तथा प्राग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे कुमार देवी के साथ विवाह होता है। ठीक है, विवाह संबंध किनका होता है? तो क्या नाम था इनका? चंद्रगुप्त प्रथम का। और यहाँ से मतलब क्या होता है? वैशाली राज्य प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, तो कुमार देवी के साथ विवाह होता है चंद्रगुप्त प्रथम का, इनसे उनको क्या मिलता है? वैशाली का राज्य मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की? पाटलिपुत्र की। ठीक है, तो यूपी के क्षेत्र से मतलब कहाँ पे आ गए? क्योंकि गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ पे हुआ था? यूपी के क्षेत्रों में हुआ था, कौशाम्बी वाले इलाका में हुआ था, लेकिन अब क्या आ रहा है? बिहार में आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब गुप्त वंश में सब प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर एक तरफ, ठीक है, चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी जो कि राजा रानी था। ठीक है, चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी, दोनों की चित्र बने हुए थे, जबकि दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। तो गुप्त वंश में सब प्रथम सोने और चांदी के सिक्के किसने चलवाए? ठीक है, सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो चंद्रगुप्त ने। ठीक है, ध्यान में, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र जो थे उनका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली शासक थे समुद्रगुप्त। इन्होंने दक्षिणा पथ और उत्तरा पथ के बहुत सारे शासकों को इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, इनका नाम समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का लिच्छवी राजकुमारी, जो कि वैशाली में विवाह हुआ था ना चंद्रगुप्त प्रथम का, तो वैशाली की राजधानी लिच्छवी थी। ठीक है, तो वहां की जो राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमार देवी, उन्हीं के गर्भ से
ठीक है, समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था, इसीलिए इनको लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? दौहित्र का मतलब क्या होता है? नाती नतनी को दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये लिच्छवी दौहित्र थे इसीलिए क्योंकि इनका जो नाना का गांव जो था, मामा का गांव जो था, कहाँ था? लिच्छवी था, क्योंकि इनकी माँ का मायके जो था लिच्छवी था, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जानते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का पहला काल था, क्योंकि यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष जो था अपने चरम पे होता है। सबसे ज्यादा उत्कर्ष आप देखोगे, एक्सटेंड अगर सबसे ज्यादा देखेंगे तो इन्हीं के काल में होता है। अब मैंने एक चीज और भी बताया था, इनका एक मंत्री था, मंत्री का नाम क्या था? तो ध्यान में रखेंगे, क्या नाम था इसका मंत्री का? हरिसेन। क्या नाम था इनका मंत्री का? तो हरिसेन का मंत्री का नाम था, ध्यान में रखना है, जिन्होंने क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। मैंने क्या बोला था? प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा पत्र प्रशंसा होता है। तो पत्र। इसमें खूब तारीफ है, समुद्रगुप्त की खूब तारीफ है, ध्यान में रखना है। हाँ, समुद्रगुप्त ने राज्यारोहण, विजय तथा साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने तो महाराजा की उपाधि धारण की थी, इन्होंने एक स्टेप आगे चल के महाराजा के साथ क्या लगा दिया? धीराज लगा दिया। ठीक है, इन्होंने मतलब बहुत सारे राज्यों को जीता था। ठीक है, इसीलिए इनके विजय अभियानों को देखते हुए बीएस स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान में रखना। ये शब्द किसने दिए हैं? तो बीएस स्मिथ ने दिए। ठीक है, उत्तर भारत के 9 राजाओं को, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को इन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अब इनसे क्या फैक्ट निकल कर आता है, तो देखिए, दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया और उनको अधीनता स्वीकार करके उनके राज्यों को वापस कर दिया था। ठीक है, स्पेशल फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान में रखना। दक्षिणापथ के जो 12 राजाओं को जब इन्होंने पराजित किया था, तो उनके राज्यों को बाद में लौटा दिया था जब उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली समुद्रगुप्त की। ठीक है, लेकिन उत्तरापथ, ठीक है, या फिर उत्तर भारत के जो 9 राजाओं को जो पराजित किया था, तो उनके राज्यों पे भी इन्होंने अधिकार किया था। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि कहाँ के शासक थे? ठीक है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो कहाँ के शासक? तो उत्तर भारत में रूल करते थे। तो उत्तर भारत से, ध्यान में रखना है, दक्षिण भारत तक, ठीक है, रूल करना उतना कठिन काम रहा होगा। जाहिर सी बात है, कभी भी उत्तर भारत के कोई भी शासक बहुत लंबे समय तक दक्षिण भारत में रूल नहीं कर पाए, क्योंकि डिस्टेंस काफी है, आप उत्तर भारत का प्रशासन नहीं चला सकते हो। तो इन्होंने अधीनता स्वीकार करवा कर, ठीक है, दक्षिणापथ के शासकों को बोला से ठीक है, तुम अपने राज्य में शासन करो, लेकिन मेरे अधीन करो। ठीक है, तुम स्वतंत्र हो। और यहाँ पे आर्यभट्ट के जो शासक जो थे, उनका राज्य को भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। तो आर्यभट्ट के 9 शासक और दक्षिणापथ के 12 शासकों पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अपनी विजय के उपरांत इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिनकी जानकारी उनके सिक्कों एवं परवर्ती अभिलेखों से मिलती है। समुद्रगुप्त असाधारण सैनिक योग्यता वाला उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। इनको कविराज भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि इनको ध्यान में रखना है, इनको कविराज भी कहते हैं, क्योंकि लिखते भी थे, महान संगीतज्ञ भी थे, क्योंकि कई जगहों पे इनको बीना वादन का शौक था, क्योंकि सिक्कों पे बीना बजाते हुए इनको दिखाया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? सिक्के पे समुद्रगुप्त को क्या बजाते हुए दिखाया गया है? तो बीना बजाते हुए इनको दिखाया गया है। ठीक है, उसने एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जिनका नाम था बसुबंधु, ये नाम इंपोर्टेंट है, कभी बीपीएससी पूछ सकता है, समुद्रगुप्त ने किसी अपना मंत्री नियुक्त किया था, तो बसुबंधु को उसने अपना मंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, और अशोक का प्रसिद्ध मंत्री कौन था? जो कि बिंदुसार का मंत्री था, लेकिन अशोक को शासक बनते हुए देखना चाहता था, मैंने बताया था। उसके नाम में गुप्त लगा हुआ, इसलिए मुझे याद आ गया। एनीवन? क्या सर? क्या नाम था? किसका सर? अशोक का बिंदुसार का वो प्रसिद्ध मंत्री का नाम क्या था, जो कि अशोक को शासक बनाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो काम का फैक्ट रहेगा किसी को नहीं याद वर्ष रहेगा। वर्ष का है क्या? राधा गुप्त। ठीक है, नहीं सर। नहीं, राधा गुप्त। ठीक है, ध्यान में रखना, राधा गुप्त। ठीक है, वस्कार जो था अजातशत्रु का मित्र था, जिसको वैशाली को जीतने में उसने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है,
जिसको बुद्ध के पास अजातशत्रु ने भेजा था। यह अशोक का मंत्री था, जिनका नाम था राधागुप्त। ठीक है, अशोक को शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राधागुप्त ने। ठीक है, ये वसुबंधु जो थे, ये समुद्रगुप्त के मंत्री थे, जो कि बौद्ध थे। ठीक है, काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है, ये ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक था। ठीक है, अब इनके बाद का जो शासक जो आता है वो और भी ज्यादा शक्तिशाली थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य। इनको उपनाम क्या था इनका? विक्रमादित्य। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय इनको इसलिए कहा गया क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे? पौत्र थे। क्या थे ये? चंद्रगुप्त प्रथम के क्या हो जाएंगे? तो पौत्र हो जाएंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त के पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे? ये पौत्र थे। ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में जो शासक का नाम मिलता है, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम विक्रमादित्य है। ठीक है, ध्यान में रखना, भूलेंगे नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में बहुत अंतर है, कभी कभी फैक्ट भी पूछा जाता है। हालांकि दोनों शासकों के बीच में रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक अस्तित्व में भी आता है, लेकिन रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वह यूनानियों से संघर्ष करने में तैयार नहीं था। ठीक है, तो कुछ चीजें निकल कर आते थे। रामगुप्त जो था, ठीक है, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो शासक बनते हैं। ठीक है, तो रामगुप्त बीच में आते हैं, दुर्बल शासक थे। ठीक है, इनकी हत्या हो जाती है। समुद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है देवगुप्त, देवराज, देवश्री। ठीक है, सब इन्हीं का नाम है। इन्होंने बहुत सारी उपाधि धारण की, जिसकी सबसे पहले इनका प्रसिद्ध उपाधि जो है विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, ये सब की सब उपाधि जो थी इनकी थी। इन्होंने कुछ अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे ध्यान में रखना, नागवंश से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वाकाटक से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और कदम राजवंश के साथ इन्होंने, ठीक है, ध्यान में रखना है, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कदम्बों से भी, वाकाटक से भी और नागवंश से भी। ठीक है, ध्यान में रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी, ठीक है, कुबेर नाग के साथ विवाह किया था। ठीक है, नागवंश की राजकुमारी जो थी कुबेर नाग, और कुबेर नाग से जो एक पुत्री उत्पन्न हुआ था जिनका नाम था प्रभावती गुप्त। ये प्रभावती गुप्त का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि प्रभावती गुप्त जो था, इनका विवाह जो थे वाकाटक वंश के, ध्यान में रखना है, वाकाटक वंश से एक शासक से करते हैं, और आगे चल के उस वंश का शासक का देहांत हो जाता है, तो उनकी पुत्र जो थी, प्रभावती गुप्त के जो पुत्र जो थे काफी अल्प आयु में थे, तो प्रभावती गुप्त ही मतलब उस वंश को आगे संभालती है। और वो समय जो होता है वाकाटक और मतलब गुप्तों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध होता है, क्योंकि एक तरफ प्रभावती गुप्त जो थी प्रशासन को चला रही थी, तो जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, या दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय खुद ही थे, तो दोनों तरफ बाप बेटी थी। तो ये संबंध जो था गुप्त और मतलब वाकाटक के बीच में काफी बढ़िया माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने 389 में शक्राज रुद्र सिंह द्वितीय पर विजय प्राप्त करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण के रजत मुद्राएं जारी की। ध्यान में रखना है, तो शक राजा जो था, ठीक है, शक जो थे, उनके ऊपर इन्होंने क्या किया? विजय प्राप्त किया, और उसके उपरांत इन्होंने मतलब कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब धारण की? जब शक राजा रुद्र सिंह द्वितीय को मतलब इन्होंने पराजित किया था, और उस समय रजत मुद्राएं जारी की थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। तृतीय यहाँ पे आप देखोगे देवी चंद्रगुप्तम, हाँ हाँ, तृतीय, सॉरी, देवी चंद्रगुप्तम, जिसके लेखक जो है विशाखा दत्त। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम इंपॉर्टेंट किताब है, नाम ध्यान में रखना है, पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, किताब बीपीएससी खूब पूछता है, तो जब जब भी किताब आपको मिले, तो आप किताब अगर पढ़ रहे हो तो पेंसिल से उसे मार्क कीजिए, अगर सुन रहे हो मुझे तो लिख लिया करो। ठीक है, एवं हर्ष चरित्र में चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी कहा गया। शकारी का मतलब क्या होता है? शकों पर विजय पाने वाला। ठीक है, शकारी का मतलब क्या हुआ? शकों पर विजय पाने वाला। विजय पाने वाला। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे शकों पर विजय पाने की वजह से इनको शकारी कहा गया। ऐसा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कहा गया। बाकाटक के साथ सहयोग पाने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह, ठीक है, वाकाटक नरेश रुद्र सिंह द्वितीय के साथ कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है,
रुद्र सिंह द्वितीय का कुछ समय के बाद देहांत हो जाता है। और रुद्र सिंह द्वितीय और प्रभावती गुप्त के जो पुत्र जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, ठीक है। तो कोई शासक होता नहीं था, प्रभावती गुप्त ही मतलब क्या करती है, प्रशासन को चलाती है। तब बाकाटक प्रशासन किसके अधीन आ गया आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्र सिंह द्वितीय? तो प्रभावती गुप्त के पास, ठीक है। तो एक तरफ प्रभावती गुप्त जो कि वाकाटक का सारा प्रशासन इनके अधीन है, जिम्मा संभाल रहे और हैं। दूसरे तरफ जो थे कौन थे, तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो एक तरफ पिता एक तरफ पुत्र, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में काफी अच्छे संबंध रहेंगे। अब दोनों सेना एक साथ मिलती है, और इसी समय क्या होते हैं, चंद्र द्वितीय क्या करती है, प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात पे आक्रमण करते हैं। अब गुजरात और काठियावाड़ विजय जो है पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त करने में चंद्र द्वितीय की मदद किसने की थी, तो वाकाटकों ने की थी। और उस समय वाकाटक का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसके अधीन था, तो प्रभावती गुप्त के अधीन था, जो कि चंद्र द्वितीय की पुत्री ही थी। विवाह इनके साथ हुआ था, रुद्र सिंह द्वितीय के साथ हुआ था। देखिए रुद्र सिंह द्वितीय का निधन 6-7 साल के बाद हो जाता है अप्रोक्स, वही, क्योंकि उनका पुत्र का उम्र 4-5 साल का अप्रोक्स में था, 4 साल या 5 साल, मैंने कहीं पे पढ़ा था, याद नहीं है, ठीक है। नॉर्मली एसएससी रेलवे बैंकिंग सबका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, से बताओ कौन सा चीनी यात्री, ठीक है, चंद्र द्वितीय के शासनकाल में आया, तो उसका नाम था फायहान, ठीक है। पहला चीनी यात्री था, इंपॉर्टेंट क्या है, पहला चीनी यात्री था। भारत इसको इतना पसंद आएगा, सिर्फ 15 वर्षों तक इसने भारत में रहा, ठीक है। तो ध्यान में यहाँ पे गलती क्या करते हैं, फायहान किसके शासनकाल में आया, तो उसे चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय दिया रहता है, ठीक है। तो बच्चे कभी कभी चंद्रगुप्त प्रथम कर देते, गलत, चंद्रगुप्त द्वितीय कभी कभी रहेगा मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, तो फायहान किसके शासनकाल में आया, तो वहां पे चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय न रह विक्रमादित्य रहेगा, तो आप विक्रमादित्य करोगे, ठीक है। विक्रमादित्य काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये उपाधि काफी रहेगा। आगे चल के लगभग 14-15 शासकों ने इस उपाधि को धारण किया, ठीक है। लेकिन सबसे पहला शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही इस उपाधि को धारण किया था। आगे चल के इतिहास में आई थिंक 14 या 16 बार इस उपाधि को धारण किया गया था, ठीक है। अंतिम जो शासक जो था हेमू ने इस उपाधि की धारण की थी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखोगे। तो कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो क्या बताएंगे, फायहान। फाइहान, ठीक है, फाइहान, ठीक है, ध्यान में रखना। और साथ में फाइहान का जो यात्रा वृत्तांत है उसका फूकोकी में है, ठीक है। क्या बताएंगे, फूकोकी, याद कर लीजिए, एक फूकोकी है, शिव की है, ठीक है। तो फूकोकी में किसका है, फाइहान का। शिव की में किसका है, तो वेनसोंग का है, ठीक है। वेनसोंग। अगर वेनसांग। फूकोकी पूछेगा तो फाइहान, ठीक है। शिव की पूछेगा तो वेनसांग। वेनसोंग होगा, ठीक है। तो सी यू की जो है, शू, कैसे लिखते हैं यार, टू सी यू यू की, इसमें 139 देशों का यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। इसका संबंध किसके साथ है, तो सॉरी क्या नाम है उसका, वेनसांग। वेनसोंग के साथ है, ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो कि आगे पढ़ना है। अगर पूछेगा फुकोकी का संबंध किसके साथ है, तो फाइहान के साथ है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अब फुकोकी में किसका चर्चा है, तो गुप्तकालीन भारतीय समाज संस्कृति का बहुत ही सुंदर वर्णन आपको वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अनेक गणराज्यों द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन गणराज्यों को पुनः विजित करके गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया था, क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद एक दुर्बल शासक बनता है जो कि कैपेबल नहीं था प्रशासन चलाने के लिए। उनका नाम क्या था, रामगुप्त, ठीक है। थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन थोड़े समय में ही साम्राज्य की स्थिति खराब हो जाती है, फिर इसकी हत्या कर दी जाती है चंद्र द्वितीय के द्वारा। एक्चुअली में चंद्र द्वितीय का भाई ही था, ये बड़ा भाई है आई थिंक, ठीक है। और फिर चंद्र द्वितीय क्या करते हैं, प्रशासन को संभालते हैं। बहुत सारे छत्र जो थे अपने आप को बहुत सारे क्षेत्र जो थे अपने आप को स्वतंत्र कर दिए थे, पुनः सबको विजित करके गुप्त साम्राज्य के अधीन करते हैं, ठीक है। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था, ठीक है। नर्मदा नदी दक्षिण तक, नर्मदा नदी छोड़ी दक्षिण और मध्य भारत के बीच में सीमा का भी निर्माण करती थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी जो थी उज्जैनी थी, ठीक है। ध्यान रखना, दूसरी राजधानी कहाँ थी, उज्जैनी थी। और उज्जैनी। उज्जैनी जो था काफी इंपोर्टेंट हो गया था उस समय, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे विद्वान वगैरह का यहाँ पे एक तरह सा क्षेत्र था ये, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला एवं साहित्य का स्वर्णिम कहा जाता है। उसके दरबार में नवरत्नों की एक मंडली रहती थी, जिसमें विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ लोग थे, नवरत्न, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे नवरत्न है, ठीक है। ये नवरत्न जो था इनके दरबार में था, शंदू द्वितीय के दरबार में, और अकबर के दरबार में भी नवरत्न हुआ था, ठीक है। अब आते हैं, एक एक कंफ्यूजन होता है, एक अष्टप्रधान होता है, ठीक है। अष्टप्रधान जो था शिवाजी के प्रशंसा से संबंधित है, ठीक है। एक आता है अष्ट दिग्गज आता है, ठीक है। अष्ट दिग्गज जो है इसे ध्यान में रखना है, कृष्ण देवराय जी के संबंधित है। ये सब नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान मराठा शिवाजी। से संबंध है शिवाजी से। अष्ट दिग्गज ध्यान में रखना है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, किनसे है? तो कृष्ण देव राय। कृष्णदेवराय से, ठीक है। और नवरत्न की बात करेंगे तो नवरत्न जो है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, क्या नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जी। और नवरत्न की बात करेंगे तो अकबर के दरबार में भी नवरत्नों की एक टोली रहती थी, ठीक है। ये सारे के सारे अष्ट दिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न, ये क्या है? तो ये व्यक्ति विशेष इसमें आएंगे और वो अपने अपने क्षेत्र के महानतम व्यक्ति होंगे, मतलब विद्वान होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो नवरत्न में कौन कौन शामिल थे। तो सबसे पहले नवरत्न है धन्वंतरी, ठीक है। इनको भगवान भी कहते हैं, धन्वंतरी भगवान के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा के बहुत बड़े जनक थे। नवरत्नों में इनका स्थान सर्वोपरि था। एक प्रसिद्ध वैद्य थे, इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। ये सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी निघंटु, ठीक है, वैधक भास्करोदय पर चिकित्सा सार संग्रह इनकी प्रमुख रचना है। मतलब ये रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी निघंटु, वैधक भास्करोदय, ये सब किसकी रचना है? इस सब के सब रचना जो है धन्वंतरी। किनकी है? तो धन्वंतरी का है, ठीक है। इसलिए भगवान धन्वंतरी कहते हैं, ठीक है। इस चिकित्सा के सबसे बड़े सिद्धहस्त थे, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, दैट टाइम मेडिकल के क्षेत्र में, मतलब इनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, ठीक है। इनका काम क्या था? जो व्यक्ति, जो सैनिक जो था युद्ध में घायल हो जाता है, उनको मतलब क्या थे, ठीक है, शल्य चिकित्सा देना। आगे चल के एक और भी ऐसा ही एक व्यक्ति हुए, महान व्यक्ति हुए, सुश्रुत, जिन्होंने उस समय सबसे पहला मानव सर्जरी किया था, ठीक है। मानव सर्जरी जो होता है, ठीक है, सर्जरी का मतलब क्या होता है? बॉडी जो है कहीं पे तो उसको ऑपरेशन करना, बॉडी को काट के फिर सी देना, दैट टाइम सुश्रुत ने करके दिखाया था, ठीक है। उनके भी गुरु थे धन्वंतरी। सोच सकते हो धन्वंतरी कितने ग्रेट रहे होंगे, ठीक है। आज से लगभग, समझ रहे, लगभग आज से कितना साल बताओ, 2000, ठीक है, 2200 साल पहले इन्होंने मतलब सर्जरी कर दी थी। सर्जरी का विकास आधुनिक युग में बहुत लेट के हुआ, ठीक है, 19वीं शताब्दी में होता है। और इन्होंने उस समय सर्जरी कर दी थी सुश्रुत ने, ठीक है। और उनके गुरु जो थे धन्वंतरी थे। और सुश्रुत के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक जो है, इनका नाम है सुश्रुत संहिता, ठीक है। अब अरे छपनक, एक सन्यासी थे, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे जिनका नाम है भिक्षाटन की उपाधि, भिक्षाटन की उपलब्धि इनको बताया जाता है, ठीक है। तो छपनक भी इनके दरबार में रहते थे। अब आते अमर सिंह। अमर सिंह ने उस समय का पहला डिक्शनरी बता दिया था, ठीक है। अभी तक मोबाइल के युग में डिक्शनरी का प्रासंगिकता पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, ठीक है। लोग तुरंत गूगल कर लेते हैं, लेकिन हम लोग डिक्शनरी खरीदते थे। जो बच्चे आज से 10 साल पहले पढ़ाई करते थे, डिक्शनरी के इंपोर्टेंस को समझते थे, बड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने, अमर सिंह ने दैट टाइम एक अमर कोश नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जिस समय उसमें 10,000 शब्द थे। इसे विश्व का पहला समांतर कोश भी माना जाता है। इस कोश में लगभग 10,000 शब्द थे। 10,000 शब्द के मीनिंग तक दिया हुआ था। तो अमर सिंह जो थे, इनके दरबार में रहने वाले तीसरे रत्न थे। अब आते शंकु, ठीक है। इनका पूरा नाम था शंकु का। इनका एक ही काव्य ग्रंथ है, भुवना भदोयम, बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने संस्कृत का प्रकांड विद्वान इनको माना जाता है। अब आता है बेताल भट्ट, ठीक है। विक्रम बेताल की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, जगत प्रसिद्ध है। इनके रचयिता है ये, ठीक है। इनको बेताल पचीसी, ठीक है, बेताल पचीसी इनका किताब है, या फिर बेताल पंचविंशति के रचयिता थे। बेताल पचीसी से ये सिद्ध होता है कि राजा विक्रमादित्य के वर्चस्व से बेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। उन्होंने विक्रम बेताल के माध्यम से विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम की कथाओं में मतलब क्या किया है, पिरोया है, ठीक है। तो बेताल भट्ट जो थे, ध्यान में रखना है, तो किसकी रचयिता थे ये? तो बेताल पचीसी के, ठीक है। तो ये भी विद्वान थे। अब आते हैं छठे नंबर के, जिसका नाम था घट खपर, ठीक है, खरपर। ये विक्रमादित्य के नवरत्न में संस्कृत के ज्ञाता थे। ये संस्कृत में यमक और अनुप्रास के विशेष ज्ञाता थे। इनकी रचना का नाम घाट खरपर काव्यम। इनका दूसरा ग्रंथ क्या है? नीतिसार, ठीक है।
ये नीतिसार के लेखक जो है कमंदक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इनका भी नीतिसार है कि नीतिसार के अलग से भी लेखक है, तो कंफ्यूज मत होना। आई थिंक नीतिसार के लेखक कमंदक होंगे, ठीक है, इनका भी था। लेकिन अब आते कालिदास, भारत के शेक्सपियर इनको कहा जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। वह न केवल अपने समय के अप्रितम साहित्यकार थे, अपितु आज तक कोई भी उनके जैसा अप्रितम साहित्यकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। मतलब कालिदास के जैसा आज तक कोई आया ही नहीं, ठीक है। उनके 4 काव्य और 3 नाटक काफी प्रसिद्ध है, जिनमें से अभिज्ञान शकुंतलम उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है, ठीक है। किसको? अभिज्ञान शकुंतला को, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? तो एक राजा थे जिनका नाटक। नाम था, क्या नाम था भाई? अभिज्ञान शकुंतलम जो है कि शकुंतला और राजा दुष्यंत का प्रेम कहानी है, ठीक है। शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र जो थे, जिनका नाम था भरत, जिनके नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। एक्चुअली में क्या होती है, शकुंतला जो थी एक ऋषि कन्या थी, ठीक है, ऋषि की कन्या थी। हालांकि ये इनका जन्म जो हुआ था ऋषि के गर्भ से नहीं हुआ था, ठीक है। ऋषि कन्या थी, ऋषि ऋषि ने पाला था, इसलिए ऋषि कन्या थे, ठीक है। विश्वामित्र का तपस्या किसने भंग किया था? क्या नाम था उनका? मोहनी, एम आई राइट? जिसने भी भंग किया होगा ध्यान में रखना। तो विश्वामित्र का जो तपस्या जो भंग करने के लिए जो उनको भेजा गया था, तो वो विश्वामित्र और उस उनसे जो उत्पन्न जो थी शकुंतला थी, लेकिन वो स्वर्ग लोक की वो परी थी, तो वो नहीं ले जा पाई, तो शकुंतला को धरती पे रख दिया गया। तो उनका पालन एक ऋषि ने किया, काफी सुंदर थी। तो जब यहाँ पे जब राजा दुष्यंत जब देखते हैं तो उनके प्रेम में क्या होते हैं, पड़ जाते हैं, दोनों का विवाह होता है, ठीक है। और राजा दुष्यंत जो थे कामकाज की वजह से चले जाते हैं और बोलते समय आपसे बाद में मिलूंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, एक दिन इन्हीं के यादों में खोई हुई रहती है, और क्या होता है, उसी समय एक ऋषि आते थे, इनका ध्यान नहीं जाता है। तो ऋषि का ऐसा लगता है से शकुंतला ने मेरा अपमान किया है, ठीक है। वो शाप देते हैं से तुम जिसके याद में है ना, वो तुमको पूरी तरीके से भूल जाएंगे, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम का रियल स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होता है, राजा जिसने विवाह किया था राजा दुष्यंत, तो भूल गए शकुंतला को, ठीक है। अब शकुंतला तो करे क्या, इनके पास तो कोई ऐसा नहीं था, उनका पुत्र होने वाला था, भरत होने वाला था, पति भुला चुका है। तो ऋषि बहुत अनुनय विनय करने के बाद ऋषि कहते से ठीक है, अच्छा है, तुमको जो राजा के द्वारा जो तुम एक अंगूठी जो दिया गया था एज ए मेमोरी, वो तुम दिखाओगे तो तुम्हें याद कर लेंगे वो, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से अंगूठी जो था वो पानी में गिर जाता है, ठीक है। राजा से मिलने जाते ही राजा भूल जाता है, पहचानता ही नहीं है। दैट टाइम भरत का जन्म होता है, ठीक है। फिर भरत को देखने के बाद राजा दुष्यंत जो थे शकुंतला को पहचान पाते हैं। ये राजा भरत काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतवर्ष का नाम जो है भरत के ऊपर ही रखा गया है, ठीक है। तो ये यही स्टोरी है विज्ञान शकुंतलम का, जो कि कालिदास के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इस नाटक को पिरोया गया है, ठीक है। अब आते हैं सर 12 मीर। कालिदास का अधिकांश स्टोरी ये तो प्राचीन सब भारत प्रेम के पे प्रसिद्ध आधारित है। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ ठीक है, ये कमेंट करना जरूरी था आपको। चलिए 12 मीर की बात करेंगे तो ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया, ठीक है। अब ये चीज तो याद नहीं रहेगा आप लोग को, ठीक है। इससे कई बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, सूर्य सिद्धांत और बृहद संहिता, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। कौन कौन सा? सूर्य सिद्धांत और बृहद संहिता, ठीक है। तो सूर्य सिद्धांत, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, ठीक है, बृहजातक, ये सबके सब जो है 12 मीर का है, ठीक है। स्पेशली सूर्य सिद्धांत और ये बृहद संहिता आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे का विवाह पटल भी लिखा है, लघु जातक भी लिखा है, योग यात्रा भी लिखा है 12 मीर का। लेकिन आपको सूर्य सिद्धांत और बृहद संहिता भूलना नहीं है, क्योंकि बीपीएससी से प्रश्न पूछ चुकी है, ध्यान में रखना। अब आते हैं वरुचि। कालिदास की बहुत ही वरुचि भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। पत्र कौमुदी, ठीक है, शुद्धक शुद्धिकृत कर्मणांत, शुभा विषातवली, इनकी प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती है। वरुचि क्या है? ये सारे के सारे किताब जो थे अप्रोक्स संस्कृत में लिखे गए थे, क्योंकि गुप्तों के समय जो राज्य भाषा जो थी संस्कृत थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। इस समय राज्य भाषा क्या थे? तो संस्कृत थी, इसलिए सारे किताब लगभग किताबें जो है या फिर जो काव्य मैंने बताया सबके सब लगभग संस्कृत में लिखे गए, ठीक है।
अब आगे ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। चंद्र द्वितीय के नवरत्नों के अलावा इतिहास में सम्राट अकबर के नवरत्नों और शिवाजी के अष्टप्रधान तथा कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज के नाम से विशेष कैबिनेट रखने की चर्चा मिलती है। वर्तमान संदर्भ में किचन कैबिनेट अथवा कैबिनेट सरकार के अंदर जो होता है उस समय के नवरत्नों जैसा ही था, ठीक है। हालांकि किचन कैबिनेट और कैबिनेट सरकार दोनों में बहुत अंतर होता है, कभी बताऊंगा इसमें पॉलिटी के क्लास में, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना था बताइए? क्या सर? रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद किस गुप्त शासक ने, ठीक है, थोड़ा समय के लिए रामगुप्त था, वैसे समुद्रगुप्त द्वितीय आ जाएंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम द्वितीय आगे, वही क्या ना पढ़ना था? सर? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। विक्रमादित्य को बोला जाता है, रामगुप्त को नहीं बोला जाता है, ठीक है। चंद्र द्वितीय विक्रमादित्य को कहते हैं, जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र ही थे। ध्यान में रखना, थोड़े समय के लिए रामगुप्त आते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से चंद्र द्वितीय ही रूल करते हैं, ठीक है। अब कुमारगुप्त प्रथम जो थे, ध्यान में रखना, बिहार के संदर्भ में कुमारगुप्त प्रथम से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी इन्होंने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। तो चंद्र द्वितीय के पश्चात उनका पुत्र जो था कुमारगुप्त प्रथम जो था सिंहासन पर बैठा। वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है। जबकि गोविंद गुप्त जो था उनका छोटा भाई था, ठीक है। तो गोविंद गुप्त और कुमारगुप्त प्रथम जो थे चंद्र द्वितीय के क्या थे? पुत्र थे। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उनकी उसके मंदसौर अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश से मिलता है, इंपॉर्टेंट है। मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है, ठीक है, ध्यान में रखना है, किन किन के साथ है, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम के साथ है। मंदसौर अभिलेख से एक प्रश्न और भी मिलता है, बुनकरों के बारे में आई थिंक यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। बुनकरों के बारे में चर्चा जो है मंदसौर अभिलेख में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ, ये मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की है? तो वत्स भट्टी ने की है, जो कि उन्हीं के दरबार में रहते हैं, ठीक है। इसे यशोधर्मन का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति पराकाष्ठा पे थी। गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह से परास्त किया था, ठीक है, ध्यान में रखना। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। ध्यान में रखना, यहाँ पे साम्राज्य का एक्सटेंशन नहीं होगा, जो कि साम्राज्य का एक्सटेंशन नहीं हुआ, लेकिन साम्राज्य को अपने हाथ से जाने भी नहीं दिया गया, ठीक है। मतलब पिता के द्वारा जो साम्राज्य को जो बनाया गया था उसको पूरी तरीके से क्या किया गया, उनको संभाल कर रखा गया। मतलब कुमारगुप्त प्रथम के समय, ठीक है, साम्राज्य का विकास नहीं होता है, लेकिन साम्राज्य हाथ से निकलता भी नहीं है, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने महेंद्र तोरमान, श्री महेंद्र एवं महेंद्र आदित्य आदि की उपाधि धारण की थी, जो कि आपके लिए बहुत काम का चीज नहीं है, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम जो था वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ध्यान में रखेंगे। उसने धार्मिक सहिष्णुता का नीति का पालन किया। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों को सद्भाव देना, ठीक है, ध्यान में रखना है। मतलब किसी, ठीक है, वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन ऐसे नहीं से अन्य धर्मों के लोगों को प्रधानता नहीं देते थे, या फिर उनका पूरी तरीके से मतलब उनका बाइकआउट करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखना है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया, ध्यान में रखना है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त होते हैं। तो अगर पूछेगा गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किनका प्राप्त हुआ, तो कुमारगुप्त से, ठीक है। प्रमुख अभिलेख कौन है? तो मंदसौर अभिलेख है, ठीक है, ध्यान में रखना है। जिनकी रचना किसने की थी? मंदसौर अभिलेख की रचना अभी जस्ट मैंने पता यहाँ पे, तो वत्स भट्टी ने। किसने की थी? वत्स भट्टी ने, ठीक है। अभिलेख क्या होता था? अभिलेख जस्ट लाइक एक पत्थर का दीवार, वहां पे लिख देते थे जानकारी, उसी को अभिलेख कहते हैं। अभी भी आपके घर में जहाँ पे रोड सड़क वगैरह बनता है तो देखिएगा कितना पैसा लगा तो इतना लगा, किसने इसके फीता काटा तो उनका नाम दिया हुआ है, ठीक है, कौन कौन लोग उपस्थित थे, वो क्या अभिलेख ही है। तो डेट टाइम एक बड़ा सा पत्थर होता था, हालांकि इतना छोटा नहीं होता था, उसकी हाइट 10 फीट 15 फीट तक होती थी, और पे सारी जानकारी लिखी रहती थी, ठीक है। पत्थर पे लिखे होने की वजह से अभी तक उपस्थित है, जहां से उस समय की सारी जानकारी हमें पता चलती है, ठीक है, वही अभिलेख था। इसने अधिकाधिक शासन में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित थी, ठीक है। गुप्तों के समय में रजत मुद्राएं जो थी खूब चलती थी। कुमारगुप्त, क्योंकि सोने का जो सिक्का जो था ना गुप्तों के समय में, ठीक है, सोने के सिक्के तो खूब जारी किए गए, लेकिन वहां पे शुद्धता जो था ना सोने के सिक्के की, वो कमी हो गई थी, ठीक है। तो प्योरिटी की बात करेंगे, शुद्धता की बात करेंगे, तो गुप्तों के समय में सोने के सिक्के में उतनी नहीं रही थी।
कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि मैंने ये भी बताया, जिसमें जिसमें विभिन्न विषयों के 10,000 से अधिक छात्र जो थे यहाँ पे क्या करते थे, अध्ययन करते थे। ये प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट है, इसको मार्क कर लीजिए, फिर कहीं पे नोट कर लीजिए। जब भी मैं कहूँ मार्क कर लीजिए, फिर कहीं पे नोट कर लीजिए, टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है। उसको वाकई में नोट करना होता है, नहीं करोगे पछताओगे। कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा, जहां पे बोलता है उसको मार्क कीजिए, तो लिख लीजिए उसको कहीं पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं इस किताब को कम से कम मतलब कितना 60-70वां बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रश्न पूछते हैं यहाँ से। तो नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें प्रमुख भाग कितने थे, जो वहां पे ध्यान रखना, तीनों का नाम है रत्न रंजन पुस्तकालय का नाम है, ठीक है। रत्न सागर, ठीक है। रत्नोदधि, तो रत्न रंजक, रत्न सागर, रत्नोदधि, ये क्या है ये? तो पुस्तकालय है। कहाँ पे थी पुस्तकालय? ये नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। और इन पुस्तकालयों को, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध, मतलब ध्यान में रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय जो थी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। लेकिन बौद्ध धर्म में किस धर्म के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था? क्योंकि बौद्धों में भी तो संप्रदाय था ना, महायान हीनयान, तो ये महायान के लिए जाना जाता था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर हाँ। कनिंघम ने की थी, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो था, बौद्ध धर्म के बहुत सारा स्थलों को खोज किया, जैसे बोध गया का भी खोज इसी ने किया था। बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वहां जो अभिलेख वगैरह जो थे इसी ने खोजे थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की खोज इसी ने की थी। एक चीज की खोज किया, उसके बाद बहुत सारी चीजें कनेक्टेड मिलती गई, तो खोजते गए, ठीक है। और इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, एएसआई जो देखते हैं, उनको नींव डालने का भी श्रेय इसी को जाता है। इसलिए भारतीय पुरातत्व के पिता जो थे, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो थे, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहते हैं, ठीक है। तो पहले ये पुरातत्व विशेषज्ञ थे, इन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में महारत हासिल की थी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत कुछ खोजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की खोज भी थी, इन्होंने की थी। अब देखेंगे चीनी यात्री इत सिंह, इनके तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, तो कहीं कहीं पे सीधा सीधा लिखता रहता है कब आया, तो ध्यान रखें 7वीं शताब्दी, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी ध्यान में रखना है। 7वीं शताब्दी में ये जो था भारत पहुंचा। ये तीसरा चीनी यात्री था जो कि भारत पहुंचा, ठीक है। ध्यान में रखना है, सबसे पहले हाइयान, फिर वेनसोंग आता है, और फिर जो था ये पहुंचता है, ठीक है। इसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्राएं थी, ध्यान में, अपना करेंसी तक चलता था, ठीक है। जिसमें पाली भाषा में क्या लिखा हुआ था? श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्ते उत्तीर्ण होता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो कहानी जो था कुमार गुप्त से था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाइब्रेरी हुआ करता था। तीनों लाइब्रेरी के नाम क्या है, क्या बताओगे? रत्न रंजक, रत्न सागर, रत्नुरधि, ठीक है। अब आते हैं एक शासक और, जैसा स्कंदगुप्त, इनसे एक ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। किस शासक के समय में हुनों का आक्रमण हुआ, ठीक है। तो हुनों का आक्रमण जो था स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। इन्होंने हुनों को पराजित भी किया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। हुनों को हरा दिया था, ठीक है। शुंग वंशियों पुष्यमित्र के आक्रमण के समय समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की, ठीक है, ध्यान में रखना है, 455 ईसा पूर्व में, 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था स्कंदगुप्त जो था, ध्यान में रखना है, सिंहासन पे बैठते हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त ने सर्वप्रथम शत्रु शुंगो एवं हुनों पर विजय प्राप्त किया और आक्रमणकारी मध्य एशियाई हुन को देश से बाहर निकाल दिया। मिडिल एशियाई थे, मध्य एशियाई थे, ठीक है, ध्यान, उनको देश से बाहर खदेड़ दिया। स्कंदगुप्त अत्यंत लोकोपकारी, प्रजा हितैषी एवं लोकप्रिय शासक था। उसने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य, कर्मादित्य आदि की उपाधि दान की। विक्रमादित्य का उपाधि काफी पॉपुलर हो जाएगा, आगे चल के भी बहुत सारे शासक जो थे करेंगे, ठीक है, ध्यान में धारण करेंगे। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना, बार कर लेना, ठीक है। हुन जो थे भारत पे बार बार आक्रमण करेंगे, दे आर विदेशी, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार आएंगे आपके सामने, समक्ष आएंगे। तो स्कंदगुप्त के समय ही सबसे पहले भारत में हुनों का आक्रमण हुआ था, स्कंदगुप्त ने हराया भी था। अब ध्यान में, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है, ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है स्कंदगुप्त से है। ध्यान, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुनों को मलेच्छ कहा जाता। मलेच्छ क्या होते थे? मलेच्छ अगर देखेंगे भारतीय इतिहास में, तो मलेच्छ एक जो था, जैसे किसी कितने प्रकार का वर्ण होते थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे ना।
उनसे भी जो वो नीचे का जो कैटेगरी जो था ना, मलेच का कैटेगरी होता था। ठीक है, तो मलेच्छ लोग जब शहर में जब प्रवेश करते थे, डुगडुगी बजा के आया करते थे ताकि लोग जो थे हट जाए। ठीक है, तो वो काफी स्पीडली आते थे, डुगडुगी बजा कर आते थे। डुगडुगी जस्ट लाइक एक साउंड होता है, वो आने का अपना सूचना देते थे ताकि लोग जो है साइड हो जाए। ठीक है, तो इनको जूनागढ़ अभिलेख में उन्हों को मलेच्छ कहा गया, मतलब काफी नीच जाति का समझा गया ताकि इनसे लोग दूरी बना के रखे। ठीक है, अश्कन गुप्त ने हुनों के आक्रमण से रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचा दिया था। ठीक है, हाँ। सर अब हम जूनागढ़ लोग अभिलेख देखेंगे अपने शासन रुद्रदत्त। के अंतिम दिनों में प्राशस हाँ, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, वो भी रुद्रामन जो था वो शक शासक था। ठीक है, ध्यान रखें, लेकिन स्कंदगुप्त का भी संबंध जो है जूनागढ़ अभिलेख से है। ठीक है, ध्यान रखें, रुद्रामन जो था वो शक शासक था, रुद्रदामन। उसका भी संबंध जो है जूनागढ़ अभिलेख से है। ठीक है, लेकिन स्कंद, हाँ, स्कंदगुप्त का भी संबंध है जूनागढ़ अभिलेख से, क्योंकि स्कंदगुप्त के बारे में भी जानकारी जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। ठीक है, अभिलेख क्या होता था ना, जैसे कोई जरूरी नहीं था से समानांतर शासक के बारे में ही जानकारी मिली। ठीक है, अभिलेख बाद में भी उसकी रचना होती थी, तो जो उसके रचयिता जो होते थे, तो उस समय के, जिस समय रचना होती थी उस समय के शासक का, और पहले का भी किसी किसी शासक का वर्णन कर देते थे। जैसे आप बात करोगे यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति जो है, सॉरी, इलाहाबाद जो इलाहाबाद वाला जो अभिलेख जो है, जिसको प्रयाग अभिलेख जो कहते हैं, उस पे जहांगीर के बारे में जानकारी मिलता है, क्योंकि जहांगीर ने अपना नाम उसमें बाद में अंकित करवा दिया था। ठीक है, हालांकि उसका संबंध किसके साथ है, अरे वो हरीश। नहीं, अंदर क्या बोलते हैं, हरिसेन का जो है वहां पे इसके बारे में, जहांगीर के बारे में जानकारी मिलता है, जिसको बाद में जहांगीर ने मतलब किला में रखवा दिया था। ठीक है, इलाहाबाद के किला में उसको डलवा दिया था, नहीं हम लोग पढ़े थे पीछे। तो यही कहने का मेरा मतलब है, जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है, हालांकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, जी चलिए, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण से रक्षा करके अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अपने शासन के अंतिम दिनों में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या हस्तांतरित कर ली थी। तो गुप्तों का यह तीसरा राजधानी हो गया। पहला पाटलिपुत्र, उज्जैनी भी कुछ समय के लिए बना था, और बाद में इनकी राजधानी जो थी अयोध्या भी बनी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, गुप्तों की राजधानी कहाँ नहीं थी। ठीक है, तो उज्जैन भी रही है, पाटलिपुत्र भी रही है, अयोध्या भी रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, या फिर प्रश्न ये बन सकता है, ऐसे गुप्तों की राजधानी अयोध्या जो थी किसके शासनकाल में गई थी, तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक जो है, ध्यान में रखें, भानुगुप्त। ये भानुगुप्त से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको जरा आप लोग मार कर लेना, क्योंकि भानुगुप्त का जो एक सैनिक जो था, सेनापति जो था, जिसका नाम था गोपराज। ठीक है, गोपराज, कहीं कहीं पे ना भोजराज दिया रहता है, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है, एक्चुअली में इनका नाम गोपराज ही था। और गोपराज जो थे युद्ध में जाते हैं, लेकिन इनके शहीद होने की सूचना मिलती है। सूचना जब मिलती है, इनकी पत्नी सती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एरन अभिलेख जो है, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है, एरन अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश के सागर में पड़ता है, 510 ईस्वी का एरन अभिलेख है। वहां से सबसे पहला सती होने का, सती प्रैक्टिस का आपको साक्ष्य मिलता है। ठीक है, जो कि गोपराज के पत्नी का सती होने का साक्ष्य मिलता है, जो कि गोपराज जो थे भानुगुप्त के सेना में थे। ठीक है, तो ये भी आप इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न से पूछा जाता है। ठीक है, ये अभिलेखों के बारे में जानकारी ही मिलती है सती का। भारतीय किसी भी वेद में, भारत के किसी भी पुराण में, भारत के किसी भी महाकाव्य में सती प्रैक्टिस का साक्ष्य कहीं भी नहीं है। ठीक है, सिवाय यहाँ ही पहली जानकारी मिलती है। इसीलिए जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का जब पुरजोर विरोध किया था, उन्होंने वेदों का, पुराणों का और महाकाव्यों का सहारा लिया। बोला ठीक है, तुम वैदिक धर्म को मानते हो, तुम वेद को मानते हो, तुम महाकाव्य को मानते हो, तुम पुराण को मानते हो, तो चलो बताओ, पुराण में, वेदों में, महाकाव्य में सती होना कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी चर्चा नहीं है। यह पहला जानकारी जो है सबको एरन अभिलेख से ही आपको मिलती है, इसको आप ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे, गुप्त साम्राज्य की 6ठी शताब्दी के मध्य तक पतन होना शुरू हो गया। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से मतलब क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, ध्यान रखें, जो डाउनफॉल होना भानु शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अब देखेंगे यहाँ से एक दो प्रश्न पूछा जाता है। क्या, ये जो लिखा हुआ ऊपर में गुप्त वंश भानुगुप्त का के अंतिम बाद आया शासक। था कुमारगुप्त तृतीय। हम्म, देखिए, अंतिम शासक में भी होता है, दो तरह के अंतिम शासक होते हैं। एक तो जिनके समय से डाउनफॉल शुरू होता है,
वो अंतिम स्ट्रॉन्गेस्ट किंग होता है, एक होता है जिनके समय पूरी तरीके से डाउनफॉल मतलब समाप्त हो, उसके बाद मतलब कोई व्यक्ति शासक बना ही नहीं, ठीक है। गुप्त वंश के जो भानुगुप्त जो थे, ठीक है, इन्हीं के समय से डाउनफॉल शुरू हुआ और आखिरी शासक कुमारगुप्त होने के बाद पूरी तरीके से वंश ही मतलब समाप्त हो गया, ठीक है। कुमारगुप्त थर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, टेक्सेस कितना थी, तो टेक्सेस जो थी 1/4 से लेके 1/6 थी। 1/6 का डाटा काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत शास्त्रों में भी कर का दर जो बताया गया 1/6 ही बताया गया है, ठीक है। तो भू राजस्व की दर गुप्त काल में सामान्यतः 1/4 से 1/6 तक रही होगी। सामान्यतः 1/6 ही थी, लेकिन कभी कभी कर को बढ़ा भी दिया जाता था। जब युद्ध वगैरह जब होता था तो उस समय कर को बढ़ाया जाता था, तो 1/6 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता होगा, तो 1/4 कर दिया जाता होगा, ठीक है। राजधर्म इस समय क्या था, तो गुप्त काल में ध्यान रखा वैष्णव धर्म या फिर भागवत धर्म को राजधर्म बनाया गया था। लेकिन शासक ज्यादातर जो होते थे सहिष्णु होता थे, मतलब सारे ही धर्मों की मान्यता देते थे, लेकिन राज्य सेकुलर नहीं होता था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विष्णु शर्मा के द्वारा एक लिखी हुई किताब है पंचतंत्र, जिनका संबंध गुप्त काल से, कि दुनिया में सबसे अधिक बिकी जाने वाली पुस्तक में से भी एक है पंचतंत्र। इनके लेखक विष्णु शर्मा है, ठीक है। नैतिक कहानी मिलता है आपको पंचतंत्र में, मतलब एक स्टोरी मिलेगा, उसके नीचे मतलब मोरल दिया होगा इस कहानी से आपने क्या सीखा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोमड़ी वगैरह का कहानी जो आप सुनते नहीं है, चलाक लोमड़ी वगैरह, वो सब कहानी जो है सब पंचतंत्र से ही लिया गया है। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट, बारहमीर एवं ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे, ठीक है। ध्यान में रखना था, इसमें से बारहमीर और ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जो थे कहां से संबंध रखते थे, ये सबके सब पाटलिपुत्र से ही इनका संबंध था। ध्यान में रखना, आर्यभट्ट ने उस समय ये कल्पना कर दी थी पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, ध्यान में इसको रखना। कितना गुप्त महान काल में दास प्रथा सभ्यास। विद्वान थी, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो दास प्रथा ध्यान में था कि नहीं, तो दास प्रथा थी। 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। देश की सबसे बड़ी इकाई जो थी, सॉरी, साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी देश थी। इसके प्रमुख को क्या बोलते हैं, गोप्ता, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हमेशा से क्या रहेगी, तो गांव ही रहती है सबसे छोटी इकाई, जिसके मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामनी कहते हैं, ठीक है। इनके जो सदस्य जो होते हैं उनको महतर कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। गुप्त काल में सती प्रथा का प्रचलन था, तो बिल्कुल प्रचलन था, जैसा कि आपने पढ़ा था। क्या पूरे समाज में प्रचलन था, तो नहीं, पूरे समाज में प्रचलन नहीं था, सैनिक जातियों में प्रचलन था। जैसे भारत में भी आप देखते हो सभी जगह पे सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, मुख्यतः राजपूत, ठीक है, राजपूत घरानों में और मुख्यतः बंगाल में जो इलाइट क्लास के जो लोग जो थे उनमें सती प्रथा का प्रचलन था। नीच जाति के लोग जो थे, क्षुद्र जिनको कहते थे, उनमें सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो डेट टाइम में भी, गुप्ता पीरियड में भी आप देखोगे तो जो सैनिक जाति जो होंगे उनमें गुप्त काल के प्रचलन था, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सुल्तानगंज भागलपुर में आप जाओगे तो कांसे की 2 मीटर की ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो मिलेगी गुप्त कालीन में, तो कितने लोगों ने देखा है इसे। सुल्तानगंज भागलपुर में कांसे की 2 मीटर की ऊंची भगवान बुद्ध का प्रतिमा देखा है आप लोग में से किसी ने, नहीं। एनीवन? क्योंकि यहाँ है ही नहीं, ठीक है। इसको ब्रिटिश उठाकर इसको बर्मिंघम के किसी संग्रहालय में रखा हुआ है, बर्मिंघम होता है ना, वहां के किसी संग्रहालय में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको उठाकर ले जाया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो सुल्तानगंज भागलपुर में कांसे के निर्मित 2 मीटर की ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा गुप्त कालीन है, जो कि आई थिंक भारत में नहीं, एक बार गूगल करके देखे, मेरे हिसाब से बर्मिंघम संग्रहालय में इसको रखा गया, ठीक है। लाने की बातचीत चल रही है, मे बी आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ समय पहले इस चर्चा में भी था। डू गूगल चेक करके बताइए क्या सही, क्या मैं सही बता रहा हूँ, एक बार आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर तथा कहलगांव के समीप गुफाएं भी गुप्त काल का, ये मंदिर काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग घूमे भी होंगे जो वहां से होंगे। ध्यान रखा, फाइहान के वर्णन से ज्ञात हो गए गुप्त कालीन समाज में क्षुद्रों से भिन्न अस्पृश्य वर्ग था, जिन्हें क्या बोले, चंडाल कहते थे, ठीक है। ये काफी उनका मलेच्छ चंडाल, ठीक है, इस तरह का वर्ग था जो कि क्षुद्रों से भी मतलब नीचे था, ठीक है। समझ रहे हैं ना, इनको चंडाल वर्ग कहा जाता था, पूरा स्पीड से ठीक है। आता था ये क्षुद्र, ये क्या बोलते हैं, मलेच्छ। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, इस सारे के सारे गुप्त काल से संबंध था, ठीक है। अब यहाँ पे गुप्त काल में कला का विकास जो है सो पढ़ाई देते हैं, तो उसके बाद गुप्तोत्तर कालीन जो है सो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता के लिए चरम सीमा पर पहुंच गई थी।
इस समय मंदिर कला जो था विशेषकर जो थे डेवलप हुए थे। मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण जो है आपको मिले कहाँ पे, देवगढ़ उत्तर प्रदेश से आपको मिलेगा। ठीक है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश झांसी में है। ठीक है, यहाँ पर शिखर युक्त मंदिर बनते थे। दैट टाइम की बात करें, नागर शैली में मंदिर मुख्यतः बनाए जाते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, देवगढ़ झांसी में आपको मिलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे देवगढ़, हाँ, पंचायतन शैली में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, पंचायतन शैली का मंदिर कैसा होता था, मतलब क्या होता था, 5 मंदिर होते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मंदिर यहाँ पे, एक मंदिर यहाँ पे, एक मंदिर यहाँ पे, अब बीच में क्या होता था, बीच में जो था एक प्रमुख मंदिर होता था। इसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, मतलब चारों कोना पे, जैसे बहुत जगह पे मंदिर आप जाएंगे तो देखिएगा चारों कोना पे मंदिर होगा, अब बीच में सबसे बड़ा प्रमुख मंदिर होगा। ठीक है, देखा है ना आप लोग, में बहुत सारे मंदिर में देखा होगा, बीच में एकदम सेंटर में मंदिर होता है। ठीक है, मंदिर जहां पे होगा तो कैंपस भी होगा, होगा कि नहीं कैंपस, अब मंदिर एकदम बीचों बीच में होगा और चारों कोना पे मंदिर होगा, ऐसे मंदिर को पंचायतन मंदिर कहते हैं। और ये शैली जो थी इस समय विकास हुई थी, और देवघर उत्तर प्रदेश का मंदिर जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसने शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ झांसी प्रमुख है। पवाया का मंदिर, नागोड को शिव मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर जो कि जबलपुर में है, ये सब के सब गुप्त काल के आकर्षक मंदिर है। तो पवाया मंदिर है, नागोड खो में शिव मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर। ठीक है, सबसे सुंदर आकृति अगर आपको देखना है तो देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश का जो मंदिर है वो, अब बोलोगे गुप्त काल का जो मंदिर जो था ना, थोड़ा सा उनकी स्थिति जो है ना थोड़ी हिली हुई है। रीजन क्या है, वो मंदिर जो था ईंट से बनाया जाता था। ठीक है, क्या चीज से बना, पत्थर का मंदिर नहीं था, ईंट से बनाते थे, इसलिए थोड़ा सा जो है स्थिति खराब है। गुप्त काल में चित्रकला भी अपने वैभव गौरव तकनीक की सीमा पर पहुंच गई थी। अजंता की चित्रकारी से आप लोग परिचित हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह प्रश्न पूछा जाता है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं, तो 29 गुफाएं। ठीक है, 29 गुफाएं में 16, 17, 19 का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना, 16, 17, 19। ठीक है, 16, 17, 19 की गुफा जो है गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, तो 29 गुफा में से कौन कौन सा गुफा जो गुप्त काल से संबंधित है, 16, 17 और 19। 19। ठीक है, ध्यान में रखना, गुफा नंबर 16 का संबंध किससे है, तो गुफा नंबर 16 का संबंध बरनासन राजकुमारी का चित्र है उसमें। ठीक है, तो गुफा नंबर 16 का संबंध जो है गुप्त काल से है। ध्यान रखना, गुफा नंबर 17 का संबंध गुप्त काल से है, गुफा नंबर 19 का भी संबंध गुप्त काल से है। ठीक है, गुफा नंबर 17 में किसका जिक्र मिलता है, तो जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है, जिनका संबंध किससे, बौद्धिज्म से है। ठीक है, गुफा नंबर 16 में बरनासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा नंबर 17 में क्या दिखाया गया है, तो गुफा नंबर 17 में बुद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये लिखते हैं, क्या नाम है, बहुत बहुत अच्छे कवि है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका एक्चुअली में, तो उन्होंने लिखा है ऐसे, देखिए इतिहास में पुरुषों ने तो बहुत काम किया, लेकिन पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बहुत त्याग किया, लेकिन किसी कवि ने महिलाओं के त्याग को नहीं दिखाया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ महिलाओं के बारे में उनमें जिक्र दिया, और जैसे बुद्ध के पत्नी यशोधरा के बारे में जिक्र दिया। ठीक है, बुद्ध को तो लोग बहुत बड़ा त्यागी समझता है, लेकिन यशोधरा भी कम नहीं थी। यशोधरा जब अंतिम में भी बुद्ध भगवान से भी इतना तक भी नहीं, उसको अपने पत्नी से भी भिक्षा मांगने चले गया, पत्नी दे तो क्या, तो उनको पुत्र को भी उन्होंने सौंप दिया था। ठीक है, तो गुफा नंबर 17 में इसको दिखाया गया है। ठीक है, इस गुफा में सिंहल राज दरबार का चित्र भी है। ठीक है, सिंहल, सिंहल का मतलब सिंह, श्रीलंका से संबंध है, ध्यान में रखना है। बोध गया का महाबोधि मंदिर है, राजगिरी के मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर जो आप देखते हो जो कि बोध गया में, वो हमेशा से नहीं था, उसका निर्माण बुद्ध काल, सॉरी, गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, मनियार मठ का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। तो ये काल जो था निर्माण की दृष्टि से, कला के दृष्टि से, चित्रकला के दृष्टि से, ठीक है, सबके हिसाब से मतलब बेस्ट पीरियड माना जाता है। अब आते कुछ किताबें के नाम, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कालिदास है, कहानी मैंने ऑलरेडी प्रेम कहानी आपको सुना दिया। क्या क्या है, तो दुष्यंत, जो राजा दुष्यंत, शकुंतला की प्रेम कहानी है, जिसमें राजा दुष्यंत अपने पत्नी को भूल जाते हैं। ठीक है, बाद में याद पड़ता है, तो बाद में इनसे जो पुत्र जो होता उनका नाम क्या था, भरत था, जिनके नाम पे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम की बात करें, अग्निमित्र मलविका की प्रेम का था, अग्निमित्र जो था पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। ठीक है, मलविका जो थी उन्हीं के राज दरबार में दासी थी, दोनों का प्रेम कहानी है। ठीक है, विक्रमो उर्वशी की बात करेंगे, पुरुबरा और उर्वशी की प्रेम कथा है, ध्यान में रखना है।
ठीक है, इनके लेखक है कालिदास है। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, विक्रम उर्वशीयम की बात करेंगे, तीनों के लेखक कालिदास है। अब आते हैं स्वप्न वासदत्ता, इनके लेखक भाष है। ठीक है, क्या है इसमें, उद्यान और वासदत्ता की प्रेम कहानी कथा है, सॉरी। मुद्रा राक्षस की बात करें, विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस ध्यान में रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित कथा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनसे संबंधित कथा जो है आपको मुद्रा राक्षस में। अब आते हैं देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम की बात की, इसके लेखक विशाखा दत्त जी है। और चंद्रगुप्त एवं धर्म स्वामिनी के विवाह का वर्णन जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का नौकागारी। ठीक है, इसमें क्षुद्रक ने इस कहानी को लिखा है। इसमें कि ब्राह्मण चारुदत्त जो थे गणिका के प्रेम में पड़ जाते, जिनका नाम था बसंत सेना। ठीक है, तो गणिका थी, ध्यान में रखना, जिनका नाम बसंत सेना था, ब्राह्मण का नाम चारुदत्त था, दोनों का प्रेम कहानी का अद्भुत वर्णन किया गया है। ठीक है, मृच्छकटिकम जिसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना गाड़ी होता है, जिसका लेखक कौन है, क्षुद्रक है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस सारे को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से आते हैं। अब आते हैं सुदर्शन झील को आप कैसे भूल सकते हो, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील जो आपको गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और गुजरात में कहाँ पे पड़ता है तो ध्यान में रखना है, तो ये काठियावाड़ में पड़ता है। ठीक है, तो सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित है। ठीक है, काठियावाड़ का क्षेत्र है, वहीं पे स्थित है ये। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र व्यास ने किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण का आदेश दिया था, लेकिन निर्माण करने का श्रेय उनके राज्यपाल पुष्यमित्र व्यास को जाता है। ठीक है, क्यों किया गया था, तो भाई ये गुजरात का जो क्षेत्र जो है, गिरनार का क्षेत्र जो है, ये जो पड़ता है आपको क्या बोलते हैं उसको यार, कच्छ के इलाका के आसपास, वहां पे सूखा पड़ता था। ठीक है, उस समय भी वही स्थिति थी, तो हमें सिंचाई के लिए करवाया गया था। अशोक के समय में यवन, अशोक के समय यवन तुषाप ने भी झील पर बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अशोक के समय में इसे डेवलपिंग हुआ। फिर शक महाक्षत्रप, जिनका नाम है रुद्रामन। तो रुद्रमन का कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, ध्यान में रखेंगे। जूनागढ़। तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है से भाई साहब से यहाँ पे फिर से बांध टूट गया था, जिसका निर्माण वहां का राज्यपाल जो था सुविशाख के निर्देश पे करवाया गया था। ठीक है, तो इनका निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। बीच बीच में बहुत सारे शासकों ने मतलब क्या किया, इसके निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाते गए। ठीक है, मतलब कभी बांध टूट जाता था, कभी कुछ भी हो जाता तो उनको बनाते थे। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में, जैसे मैंने पहले ही बताया से यहाँ पे स्कंदगुप्त से भी संबंध है जूनागढ़ अभिलेख, और रुद्रामन का भी जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, ध्यान में रखना, दोनों का संबंध है। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध फिर से टूट गया। ठीक है, और इसका पुनरुद्धार का कार्य, ठीक है, सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर जो था पन्नदत्त, उसके पुत्र चक्रपालित के द्वारा करवाया गया। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने झील के किनारे एक काम और भी किया, वहां विष्णु मंदिर का निर्माण करवा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से सुदर्शन झील का इतिहास है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यमित्र व्यास ने उसका निर्माण करवाया। अशोक के शासनकाल में वहां पे तुषास्त्र के द्वारा एक बांध बना दिया गया। आगे चल के क्या होता है, फिर से मतलब यहाँ पे क्या होता है, बांध टूट जाता है। तो रुद्रामन का जो राज्यपाल जो था, जिसका नाम सुविशाख, उसने क्या किया, फिर वहां पे बांध बनाया। आगे चल के क्या होता है, ध्यान में रखना है, पहली बार बांध इसी के समय टूटा था, रुद्रामन के समय। फिर दूसरी बार बांध टूटा है, तो उस समय स्कंदगुप्त का शासनकाल था। तो स्कंदगुप्त का शासनकाल था, लेकिन वहां का गवर्नर कौन था भाई, था पन्नदत्त। पन्नदत्त साहब भी फ्री नहीं थे, उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, जिसका नाम था चक्रपालित। उसके आदेश पे मतलब क्या किया गया, फिर से वहां पे बांध बनाया गया, साथ में वहां पे विष्णु मंदिर भी बना दिया गया था। इस प्रकार से सुदर्शन झील में मतलब क्या होता है कि विकास विभिन्न समकालीन शासकों के द्वारा किया गया। सबका नाम महत्वपूर्ण है, आप याद रख सकते हो। ठीक है, सर क्वेश्चन कल के पूछेगा क्लास में तो गुप्तोत्तरकालीन बिहार पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे, एक मिनट, एक मिनट, गुप्तोत्तरकालीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे, ठीक है, हम लोग गुप्त काल के बाद बिहार की क्या स्थिति रही थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हर्षवर्धन वगैरह का नाम जो है इसमें निकल कर आएगा। ठीक है, बताइए, सर क्वेश्चन था सुदर्शन झील का अब बताइए। पुनरुद्धार कौन किया। हम्म तो क्या आंसर देंगे सर कौन इसमें किया। तो